के प्रायोजक हैं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया से, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस समय इटली में हैं और जब वो वहां पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ और इसको लेकर वहां के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें उन्होंने लिखा कि स्वागत है आपका मेरे दोस्त। तो उसके बाद में अब एक तरह से हम देखें तो भारत और इटली के जो आपसी संबंध है वो और मजबूत होते नजर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरीके से जब वो वहां पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, बताएंगे पूरी खबर को लेकर। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, जहां ओबीसी आरक्षण से अब मुस्लिम बाहर हो चुके हैं। जी हां, शुभेंदु सरकार को बने हुए 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन के अंदर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं और क्या कुछ एक्शन अभी हाल ही में लिए गए हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर जो है डीआरडीओ से जुड़ी हुई, जहां डीआरडीओ ने एक और सफल परीक्षण कर लिया है और भारत का साइलेंट स्ट्राइकर ULPGM V3 आखिर किस तरीके से यह काम करेगा, भारत की सुरक्षा करेगा और भारत को और मजबूत करेगा, किस तरीके से दुश्मन का करेगा खात्मा, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि यूरोप की धरती पर भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया के बड़े देशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती साख। इसी तस्वीर का सबसे ताजा और दमदार संदेश इटली से भी आया, जब 5 देशों के दौरे के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर प्रधानमंत्री इटली पहुंचे और यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो को साझा करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। दरअसल दोनों देशों की अगर हम बात करें तो रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और साथ ही वैश्विक रणनीति हर मोर्चे पर साझेदारी मजबूत कर रहे हैं भारत और इटली। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया युद्ध, आर्थिक संकट और भू राजनीतिक तनाव से जूझ रही है और भारत लगातार एक विश्वसनीय वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। करेंगे बात भारत की इस बढ़ती वैश्विक ताकत की और जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इटली से आई हुई कुछ खास तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। तो अब से कुछ देर पहले ही ये मुलाकात की तस्वीरें और दोनों ही प्रधानमंत्री ने कई अहम विषयों पर अपने विचार जो हैं वो साझा किए हैं और जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट पर जानकारी भी साझा की। प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों को लेकर कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर करने और ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा करने का भी अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ और उन्होंने कहा कि आज होने वाली औपचारिक वार्ता में भारत इटली मित्रता को और मजबूत करने के रास्तों पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात को भारत और इटली के रिश्तों की एक नई मजबूती भी बताया है। तो ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले ही सामने आई, लेकिन इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलोसियम पहुंचे, रोम की ऐतिहासिक इमारत, और वहां पहुंचते हुए उसे देखते हुए नजर आए और इस दौरान वहां की जो प्रधानमंत्री है वो भी उनके साथ मौजूद रही।
तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारत और इटली के जो आपसी रिश्ते हैं वो और मजबूत हो रहे हैं और मोदी ने अपने समकक्ष जो हैं उनके साथ वहाँ पर पहुँच करके और ये नज़ारा देखा। तो ये उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जब बीते कल प्रधानमंत्री जब इटली पहुंचे थे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। रोम पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत उनका किया गया। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रोम जो है वो मोदीमय होता हुआ नजर आया। भारतवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और इसके साथ ही संगीत और वादन से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। और ये कहा जा सकता है कि एक मिनी भारत कहीं ना कहीं वहां पर नजर आए, क्योंकि भारत की जो अलग अलग संस्कृति है वो इस दौरान वहां पर देखने को मिली है, जिसमें संतूर, सितार, बांसुरी और तबला की भी बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक की भी बेहद खूबसूरत ये प्रस्तुति, जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। और चौथी तस्वीर में जब प्रधानमंत्री भारतवंशियों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। अब जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो इटली के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और एक्स पर शेयर की गई तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मेलोनी साथ साथ नजर आए। और इस पोस्ट के साथ वहां के जो प्रधानमंत्री उन्होंने लिखा कि रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो पूरी दुनिया इस समय किस तरीके से इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री का, वो इस पोस्ट के जरिए नजर आता है। और भारत किस तरीके से एक वैश्विक शक्ति बनकर इस समय उभर रहा है वो भी साफ दर्शाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे पर इस वक्त अपने 5वें और अंतिम चरण में इस समय इटली पहुंचे हुए हैं और वहां पर आज उनका दूसरा दिन है। आज कई सारी औपचारिक मुलाकात भी है, कई सारी चीज़ों को लेकर, वैश्विक मुद्दों को लेकर वार्ता भी होनी है और इसके साथ ही इटली और भारत की जो साझेदारी है वो भी और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो भारत और इटली के आपसी संबंधों की अगर हम बात करें तो वो भी इस समय निर्णायक दौर में कहीं ना कहीं नजर आते हैं, क्योंकि मोदी और मेलोनी का साझा लेख इस समय नजर आया। और इस लेख में सीधे तौर पर लिखा गया कि बीते सालों में रिश्तों में जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है भारत और इटली में, उसका जिक्र इस लेख में किया गया है। रणनीतिक रूप से भी काफी जो संबंध है वो भारत और इटली के मजबूत हुए हैं, इसका जिक्र इस लेख में किया गया। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो ये साझेदारी है भारत और इटली की, ये और मजबूत तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही और आगे भी बढ़ रही है और नए और अधिक व्यापार स्तर पर भी जो संबंध है भारत और इटली के वो इस समय पहुंच चुके हैं। तो इस समय भारत और इटली के संबंध में ये पूरा लेख साझा किया गया है दोनों की तरफ से। 21वीं सदी में पूरी क्षमता में नवाचार जरूरी है, ये लिखा गया। और साथ ही ये भी लिखा गया कि तकनीकी और रणनीतिक रूप से दोनों देश जो हैं आगे बढ़ेंगे और मजबूत होंगे, एक दूसरे के सहयोग के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा बनाने का भी संकल्प लिया गया इस लेख के जरिए। साथ ही भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनको लेकर भी लिखा गया इसमें कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो, और साथ ही इटली की जो इंडस्ट्री ताकत है, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि दोनों देश आगे जाएंगे, व्यापार को अगले स्तर तक ये दोनों चीजें लेके जाती हैं। इटली की कंपनियां मेक इन इंडिया से लगातार जुड़ रही हैं। आत्मनिर्भर भारत से भी इटली की जो कंपनियां हैं वो इस समय जुड़ रही हैं और व्यापार का लक्ष्य अगर हम देखें तो 2029 तक ये लक्ष्य रखा गया है दोनों देशों के बीच में कि 20 बिलियन यूरो से ज्यादा व्यापार दोनों के बीच हो। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का मेल भी इस समय नजर आता है, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ तेजी के साथ जो कंपनियां हैं वो निवेश कर रही हैं। इटली की कंपनियां भारत आ रही हैं, भारत की भी कई सारी कंपनियां जो इटली जा रही हैं और दोनों तरफ 1000 से ज्यादा कंपनियां इस समय काम कर रही हैं, निवेश कर रही हैं। और सप्लाई चेन की अगर हम बात करें और इंडस्ट्री कनेक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी और मजबूत होंगे, वो भी इस लेख में लिखा गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर भी खास साझेदारी इटली और भारत की। इंसानों के लिए अगर हम बात करें तो इंसानों और एआई लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, ये बात कही गई। ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ मिले। आईएमईसी भविष्य का जो है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पर भी बताया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, डाटा नेटवर्क और सप्लाई चेन इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो किस तरीके से भारत और इटली के जो संबंध हैं वो मजबूत हो रहे हैं वो हमने आपको इसके साथ बताया। लेकिन इसके साथ ही आज के क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हैं वो भी एक बार आपको बताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय इटली की यात्रा पर है। और आज क्या कुछ खास है, क्योंकि आज जो है शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, जहां द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, जो विचार है वो साझा किए जाएंगे एक दूसरे के साथ। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की तस्वीर अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, लेकिन औपचारिक अगर हम देखें तो वो भी वार्ता होनी है। राष्ट्रपति
सर्जियो से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही सहयोग बढ़ाने के जो तरीके हैं उन पर चर्चा होगी कि एक दूसरे के साथ मिलकर के किस तरीके से आगे और बढ़ाया जा सकता है। व्यापार है, रक्षा है, सांस्कृतिक सहयोग है, इस पर भी बहुत खास बात होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा होनी है और रोम में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और अहम समझौतों पर भी आज हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर यानी कि रोम में इस समय मौजूद है। नीरज, आज के क्या कुछ खास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, वो तो हमने आपको अपने दर्शकों को बताई, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें भारत और इटली के आपसी संबंध की, तो वो और ज्यादा मजबूत होते हुए कहीं ना कहीं नजर आता है। और खासतौर पर वो पोस्ट जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं तो वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और स्वागत किया। देखिए, बिल्कुल चर्चा का विषय है और आप देखें कि वायरल है जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। एक तो भव्य स्वागत उनका किया गया और उसके बाद सीधे रात्रि भोज के लिए उनको आमंत्रित किया गया यहाँ की प्रधानमंत्री के द्वारा। और उसके बाद सीधे दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं वो रोम का जो प्रसिद्ध एक स्मारक है कोलोसियम, वहाँ पर पहुँचे हैं और एक सेल्फी खुद इटली की प्रधानमंत्री ने पोस्ट की है और ये बताया है कि दोस्त का स्वागत है। और भारत और इटली के जो संबंध हैं सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं है। आज देखें कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मिलकर दोनों देशों के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। आप देखें कि साझा जो विजन है एक तरीके से पेश किया है कि किस तरीके से इटली और भारत मिलकर काम कर सकते हैं इस बदलती और चुनौती भरी दुनिया में, किस तरीके से हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से इटली की क्वालिटी और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है और भारतीय जो पेशेवर हैं मिलकर किस तरीके से काम आगे कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र हो चाहे एआई का क्षेत्र हो, एआई लोकतंत्र के लिए एक ज़रूरत बताया है, किस तरीके से एआई के क्षेत्र में इटली और भारत मिलकर मानव कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस में भी आज हथियारों का सिर्फ आदान प्रदान या आयात निर्यात ही नहीं है बल्कि को प्रोडक्शन और इसके साथ साथ रणनीतिक साझेदारी की जो बात है भारत और इटली के रिश्तों को लेकर खुद यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो जिक्र करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय भारत और इटली के संबंध एक नई ऊंचाइयों पर है और दोनों देशों के नेताओं के बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग है। वो तस्वीर भी बताती है कि भारत को लेकर इटली के मन में क्या है और भारत इटली के बारे में किस तरीके से सोचता है। हमने देखा भी था कि जब यहाँ पर बड़ी संख्या में भारत वंशी यहाँ पर पहुँचे थे और उनका ये कहना था कि जब से इटली की प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं भारत के लोगों को एक विशेष तरह का स्नेह, विशेष तरह का प्यार और विशेष तरह के अवसर इटली में मिल रहे हैं। तो ये दोनों देशों के नेताओं की जो बॉन्डिंग है उसका असर है। और आज व्यस्त कार्यक्रम है, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे, किस तरीके से इटली और भारत के संबंधों को और गहराई देनी है, किन किन क्षेत्रों में आगे लेकर जाना है, उस पर जो चर्चा है वो हो सकती है। उसके साथ ही द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी जिसमें कई सारे क्षेत्र हैं, जिसमें भारत इटली जो स्ट्रेटजिक एक तरीके से एक्शन प्लान है उस पर दोनों देशों के नेता मिलकर कार्य करेंगे। तो आज के दृष्टि से हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है और व्यस्त कार्यक्रम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का और अब बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि एक तरह से हम देखें तो फैसलों की तेज रफ्तार भी इस समय साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कई सारे चुनावी वादे उस वक्त किए गए थे और अब एक एक करके उन सभी वादों को पूरा किया जा रहा है शुभेंदु सरकार की तरफ से। हालांकि इन चुनावी वादों को लेकर कई बार जो विपक्ष है उसकी तरफ से हमलावर भी होता हुआ विपक्ष नजर आया और कहा कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। लेकिन अब ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो उन्हीं वादों का असर अब नजर आ रहा है और कई सारे एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण और मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी बड़ा फैसला लिया। सबसे पहले देखते हैं आपको पश्चिम बंगाल से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां भवानीपुर की जब हम बात करते हैं तो भवानीपुर में दीदी को किस तरीके से खारिज किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भवानीपुर से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कैसे, क्योंकि पिछले 15 सालों से और भवानीपुर की अगर हम बात करें तो उसे ममता बनर्जी का किला और गढ़ के तौर पर जानते थे। बूथवार वोट आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 267 बूथ कुल भवानीपुर में, जिसमें से 267 में से 207 बूथों पर करारी हार का सामना ममता बनर्जी को इस बार के विधानसभा चुनाव में करना पड़ा।
यानी कि आप ये समझिए कि 100 वोट भी नहीं मिले हैं। 67 बूथ ऐसे हैं जिन पे 100 वोट भी ममता बनर्जी को नहीं मिल पाए हैं। और ये वो जगह जहां से ममता बनर्जी हर बार चुनाव लड़ती आई हैं, जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। और ममता ने मित्रा इंस्टीट्यूशन पे वोट डाला था। इस बूथ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी उनको हार का सामना ही करना पड़ा, क्योंकि 207 नंबर बूथ पर 439 वोट पड़े थे, जिसमें से ममता बनर्जी को मात्र 143 वोट मिले, जबकि शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो उनको 278 वोट मिलते हुए नजर आए। और भवानीपुर के हर बूथ में 400 से 700 के बीच में मतदाता है। 28 बूथों पर दीदी को 50 से भी कम वोट मिले हैं। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से भवानीपुर की जो जनता है उसने ममता बनर्जी को साफ तौर पर नकार दिया है। 229 नंबर के बूथ की अगर हम बात करें तो 14 और साथ ही 235 नंबर के बूथ पर मात्र 25 वोट ममता बनर्जी के पक्ष में पड़े हैं। तो वहां की जनता किस तरीके से उनको नकार रही है वो ये साफ दर्शाता है, क्योंकि ममता बनर्जी जो लगातार वहां अपना पूरा गढ़ बनाए हुए थी, वहां से लगातार जीत रही थी, इस बार वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उनको हराया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जो कि इस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हैं। और तृणमूल कांग्रेस ने भवानीपुर की बेटी ये टैगलाइन दी थी और इसी टैगलाइन के आधार पर ही इस बार का चुनाव लड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी की जो ये हार है, क्योंकि जो उनका जो पोलिंग बूथ है वहीं से उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जो इस समय चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर किस तरीके से वहां की जनता ने उन्हें नकारा है। सिर्फ 5 साल पहले भवानीपुर उपचुनाव में वो जीती थी 58,000 से ज्यादा वोट, लेकिन अचानक से आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वहां की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया, या फिर ये माने कि 15 वर्षों में जो असली परीक्षा है उससे सामना करना ही नहीं पड़ा ममता बनर्जी को, और इसीलिए वो लगातार जीतती हुई आ रही थी। लेकिन इस बार एक बड़ी हार का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन जहां एक हार का सामना जो है और हार के जो सीधे तौर पर हम देखें जो चर्चाएं हो रही हैं, उसके अलावा इस वक्त शुभेंदु सरकार जो है वो लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। अब ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया शुभेंदु सरकार की तरफ से, जिसमें आपको बता दें कि 17% से घटकर 7% ओबीसी का कोटा इस समय कर दिया गया है। और कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार ने इस वक्त लिया है। मुस्लिम बहुल की अगर हम बात करें तो वो 10% आरक्षण जो है वो भी इस समय खत्म कर दिया गया है। मुस्लिम ओबीसी ए कैटेगरी जो है वो पूरी तरह से इस वक्त समाप्त कर दी गई है। और ओबीसी बी के तहत सीधे तौर पर देखें तो 7% रिजर्वेशन, यानी कि और वहीं दूसरी तरफ अन्नपूर्णा योजना में भी एक बड़ा अपडेट इस समय सामने आ गया है, जहां लाभार्थियों को लेकर अब एक नई लिस्ट पर बड़ा फैसला और फर्जी और अनुपस्थित लाभार्थियों पर अब सख्ती कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की जा रही है। एसआईआर 2026 जो हाल ही में हुई, उसके बाद अब एक नई छटनी शुरू की गई है। शुभेंदु सरकार ने नियम जो है अन्नपूर्णा योजना के लिए वो इस समय तय कर दिए हैं और लाभार्थी सूची में ये बड़ा बदलाव किया गया। इसके साथ ही सीएए अपीलकर्ताओं को राहत जारी हुई है। मृत और फर्जी लाभार्थियों की भी सीधे तौर पर उनका नाम भी अब हटा दिया जाएगा और उनकी भी छुट्टी हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी को करारी हार का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन इस समय जो उनकी हार है, क्योंकि कई सारे बूथ ऐसे हैं 267 में से जिसमें उनको मात्र 20 वोट, कहीं पे 25 वोट ऐसे मिले हैं, जो ये दिखाता है कि वहां की जनता ने किस तरीके से उनको नकारा है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। सौरभ। कृतिका, 28 बूथ में ऐसे हैं कि 50 से भी कम वोट मिले हैं ममता बनर्जी को। 67 वोट ऐसे बूथ ऐसे हैं जहां पर 100 से 100 वोट भी ममता बनर्जी को नहीं मिले। और उनका सबसे लोएस्ट फिगर जो है 12 भी है। ऐसा बूथ भी है जैसे जिनमें सिर्फ ममता बनर्जी को 12 वोट मिले हैं। कौन ममता बनर्जी? वो ममता बनर्जी जो दावा करती थी कि बंगाल जीतने के बाद वो दिल्ली जीतने को निकल पड़ेंगे, और अब भी वो दावा करती है कि वो अब सारा देश घूमेगी दिल्ली की सरकार की नींव को हिलाने के लिए। वही ममता बनर्जी जिसको सारा देश, अखिलेश यादव,
अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता है, राहुल गांधी जैसे जो नेता है, जो मानते हैं कि ममता बनर्जी काफी पॉपुलर नेत्री है बंगाल में, उनके लिए ये जो फिगर है कहीं ना कहीं एक आंखों देखी है कि ममता बनर्जी किस तरह से अपने घर, अपना राज छोड़ दीजिए आप, अपने घर जिसको वो कह रही है तृणमूल भवानीपुर, वहां पर ही उनको नकारा गया है। एक तरह से उनको पूरी तरह से रिजेक्शन मिला है और 207 ऐसे बूथ है जहां पर शुभेंदु अधिकारी को लीड मिला है, वहां पर सिर्फ 60 बूथों में ममता बनर्जी को लीड मिला है, वो भी एक समुदाय का बूथ। तो कहीं ना कहीं जाके ये सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी जो दावा करती थी वो काफी पॉपुलर पार्टी है बंगाल में, तो क्या असली वोट जब हुआ, जब भय आउट हुआ, भरोसा इन हुआ, तभी क्या ये सब देखने को मिल रहा है? ममता बनर्जी उतनी पॉपुलर नेत्री है ही नहीं। जी, इसके साथ ही सौरभ एक और सवाल के जब से शुभेंदु सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद में कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिसमें अभी हाल ही में ओबीसी को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया गया। कृतिका देखिए, जो कोलकाता हाईकोर्ट का जो 2 साल पहले जो ऑब्जर्वेशन था उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है और उसी इम्प्लीमेंटेशन के तहत ममता बनर्जी अपने शासन काल में जो मुस्लिम के समुदाय के काफ़ी सारे लोगों को ओबीसी के आरक्षण के अंतर्गत लाए थे, उनको कोलकाता हाईकोर्ट ने मान्यता नहीं दिया था। उसी को चलते वो जो 10% था उसको घटा दिया गया है और अभी 7% चलेगा, आगे चल के रिव्यू होगा। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई, लेकिन इसी बीच रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं भारत की सुरक्षा की, क्योंकि सीमा पर अब भारत सिर्फ चौकन्ना नहीं बल्कि हर खतरे को खामोशी से खत्म करने की तैयारी में है। दुश्मन चाहे पहाड़ों में छिपा हुआ हो या फिर रेगिस्तान में भाग रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक जंग के जरिए जीपीएस को जाम करने की कोशिश कर रहा हो, भारतीय सेना के पास उसका जवाब तैयार है। दरअसल भारत ने अपनी रक्षा ताकत में एक नया साइलेंट स्ट्राइकर जोड़ने से पहले ULP-GM V3 का सफल परीक्षण किया है, जो बिना शोर और बिना चेतावनी के सीधे दुश्मन के निशाने पर वार करता है। आखिर कैसे पल भर में दुश्मन तबाह होगा वो आपको बताते हैं, क्योंकि DRDO ने एक बड़ी कामयाबी इस समय हासिल कर ली है और ULP-GM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण इस समय किया जा चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, ULP-GM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, जो कहीं ना कहीं भारत की जो सुरक्षा है उसको और मजबूत करता हुआ नजर आएगा और पल भर में दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये है अनमैन्ड लाइट वेट प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, जिसकी जो दूरी है वो 10 किलोमीटर तक है और उसका वेट है 12.5 किलोग्राम। और ये हमारा जो तापस UAV है, ड्रोन है, उसके ऊपर भी तैनात किया जा सकता है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों जगह ये कारगर साबित होता है। और ये ना सिर्फ हवा से नीचे चल रहे टैंक्स पर वार करेगा, बल्कि हवा से हवा में ड्रोन्स या हेलीकॉप्टर्स को भी अपना निशाना बनाएगा। और ख़ास बात यह है कि ये सेंट्रल कमांड सिस्टम जो ज़मीन पर है उसके थ्रू गाइडेड है, यानी कि आपको दुश्मन के दायरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से ही वार कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि पूरी दुनिया में अभी ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है और इसको हम ही ने बनाया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि MSMEs और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें मिलकर आए। करीब
35 MSMEs ने इसकी सप्लाई चेन को तैयार किया है और अदानी डिफेंस है जैसे प्राइवेट सेक्टर में अब आ गया है, तो उनका भी इसमें बड़ा योगदान है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ सेल्फ रिलायंट का भी एक बहुत बड़ा नमूना है ये। क्या ये कहा जा सकता है कि भारत जो है वो इस समय डिफेंस क्षेत्र में भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है? विशाल। बिल्कुल कृतिका, क्योंकि सेल्फ रिलायंस रिलायंट होने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि हमें 2 फ्रंट पर लड़ाई करनी पड़ी थी और चाइना ने इस बात को मान लिया है कि उसने पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट किया था। और हमने देखा किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका इसमें निभाई थी। इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि हमारा जो साजो सामान है वो अपने देश में निर्मित हो और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हम जितने जल्दी सुदृढ़ हो जाएँ, जितने मजबूत हो जाएँ, उतना ही अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि लेटेस्ट सेंसर और सीकर तकनीक से ये लैस है और डीआरडीओ की तरफ से जो परीक्षण किया गया वो पूरी तरह से सफल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अब डीआरडीओ को ये बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है और डिफेंस क्षेत्र में भारत लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और आत्मनिर्भर भी हो रहा है। साथ ही देश की जो सुरक्षा है वो भी अब मजबूत और ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे